नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज हम एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। EWS यानी कि जो सवर्ण हैं और गरीब हैं, यानी कि जो अनारक्षित लोग हैं और गरीब भी हैं, उनको 10% आरक्षण मिलता रहेगा, इसी तरह से जारी रहेगा। इस बात पर मोहर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। 3-2 के से जो है ये जजमेंट पास हो गया है। अब इससे फायदा किसे होगा? हालांकि हम समझ रहे हैं कि 10% जो सवर्ण हैं उनको ही फायदा होगा, लेकिन हम और भी फायदों की बात कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी फायदों की बात कर रहे हैं, अराजनीतिक रूप से भी फायदों की बात कर रहे हैं। और इसने क्या एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, पहला सवाल तो यही कि किसे फायदा होने वाला है इस पूरे जो आज जजमेंट आया है, 3-2 से जो पास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उससे किसे फायदा होने वाला है? बेसिक चीज क्या है इस पूरे फैसले में? पहले इसको संदर्भ के तौर पर समझने की कोशिश करें। साल 2005 में सिन्हा कमीशन बिठाया गया था। उस वक्त की सरकार यानी कि यूपीए की सरकार थी, जिसके पास मैंडेट ये था कि वो सवर्णों में गरीबों को आइडेंटिफाई करे और इस मसले पर विचार करे कि क्या उन्हें आरक्षण की आवश्यकता है। वो 5 साल के भीतर उसने अपना रिपोर्ट 2010 में दिया और 2010 के बाद वो यूं ही पड़ा रहा, उस पर कुछ एक्शन ज़्यादा हुआ नहीं। और उसके बाद बहस चलती रही और बहुत से ऐसे दल जो कि सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, उनमें से भी बहुत से दल थे जिन्होंने कहा कि नहीं, गरीबों को आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि गरीबी की कोई जाति नहीं होती है और अगर वो आरक्षण में इस वक्त नहीं आते हैं तो उन्हें कोई ऐसी व्यवस्था की जाए। मुझे याद है दलित राजनीति के पुरोधा थे रामविलास पासवान, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा था मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। जो गरीब हैं, भले ही वो सवर्ण हैं, लेकिन उनकी विपन्नता जो है उन्हें समाज के सबसे हाशिए पर ले जाती है और अफर्मेटिव एक्शन का काम ये होता है कि उनको मुख्य धारा में लाया जाए, तो बिल्कुल मिलना चाहिए। वो उस सरकार में मंत्री भी थे और शायद उन्हीं लोगों की वजह से ये कमीशन बैठा था। साल 2019 में ये कानून के रूप में पारित हुआ। 103वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत मोदी सरकार ने 10% आरक्षण सवर्णों के लिए किया और इसके बाद से ये लागू हो गया। आज 3 साल बीत गए, 3 साल करीब 4 साल होने को आए जब ये नया फैसला आया, क्योंकि इस बीच में 40 मुकदमे दायर हो गए और जो इसको चैलेंज करने लगे। और चैलेंज करने की सबसे बड़ी 2 मूल वजहें थी हिमांशु। पहली ये कि जो इंदिरा साहनी का जजमेंट है 1992 का, वो कहता है कि आरक्षण जो है हमारे देश में 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और आपको याद होगा, जब भी आरक्षण को बढ़ाने की बात होती है तो इंदिरा साहनी जजमेंट का हवाला दे दिया जाता है। मुस्लिम आरक्षण की बात हुई, उस वक्त भी यही। और ओबीसी के कई नेता हैं, वो कहते हैं कि आबादी ज़्यादा है तो आप आरक्षण भी बढ़ाइए, तो ये कह दिया जाता है कि भाई 50% तो मेरिट के अनुसार होगा, 50% जो है वो SC ST OBC आरक्षण 49.5% रहेगा। तो फिर ऐसे में जब आपने खुद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला देकर हर बार रोक दिया था, तो फिर आज आपने कैसे 50% से ऊपर आरक्षण कर दिया? 59.5% हो गया आप तो आरक्षण, तो फिर ये कैसे आपने कर दिया? और ये पॉइंट सबसे बड़ा। दूसरा कि संविधान ये कहता है कि सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, वर्ग हैं, उनको आरक्षण देना है ना, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। और ये कौन सी बात है? ये तो आपने इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए दे दिया। इकोनॉमिकली बैकवर्ड को आरक्षण देने का कोई प्रावधान हमारे संविधान में तो है ही नहीं। तो ये तो संविधान की मूल भावना के ही खिलाफ है। इन्हीं 2 मसलों पर 40 याचिकाएं करीब दायर हुई थी, उन्हीं पर आज फैसला आया, जिसमें कि 3-2 का जजमेंट है, जिसमें कहा जाता है कि नहीं, आरक्षण 10% जो है वो लागू रहेगा। 3 जज कहते हैं कि कोई भी संविधान का उल्लंघन नहीं है, किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं है, 2 कहते हैं। तो ये आपस में कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पे? और मज़े की बात ये हिमांशु की 3 जजों में
जो कहते हैं कि हाँ ये सही है और 2 जज जो नहीं कहते हैं कि सही है, उसमें चीफ जस्टिस खुद हैं। चीफ जस्टिस यू ललित, उनके कार्यकाल का आज आखिरी दिन था और उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। और जस्टिस रविंद्र भट्ट साहब ने भी इसका विरोध किया और कहा कि नहीं, ये आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है और 103वां अमेंडमेंट जो है वो अपने आप में ही संविधान के खिलाफ अमेंडमेंट मान लिया। उन्होंने कहा कि दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 103वां अमेंडमेंट जो 2019 में किया गया था, जिसने कि 10% आरक्षण दिया था। लेकिन चूंकि आपने बात की है 5 जजों की, तो अगर सिलसिलेवार तरीके से समझें तो जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि बिल्कुल सही है और होना चाहिए और ये मूल भावना के खिलाफ नहीं है। पर बाकी के जो 2 जजेस कह रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। जस्टिस माहेश्वरी की बात को जस्टिस बेला त्रिवेदी मानती हैं और वो कहती हैं कि मैं सहमत हूँ और ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, पर ये विचार करने की ज़रूरत है कि आरक्षण की जो व्यवस्था है क्या वो साध्य है या साधन है, और अगर वो एंड नहीं है, मीन्स भर है, तो ये कब तक चलेगा, इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। और इन्हीं से मिलता जुलता विचार जस्टिस पारदीवाला का भी था। उन्होंने भी ये बात कही कि मैं इस आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बातों से सहमत हूं, पर मैं ये प्रश्न उठाना चाहता हूं कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे 10 साल के लिए कहा था और 10 साल उसके बाद कोई भी कारण हो, और उनका साफ इशारा राजनीतिक कारणों की तरफ था, उसके बाद तो ये बढ़ता ही चला जा रहा है, 75 साल हो गए हैं। तो आप उस तरफ भी ज़रा देखें, मैं इसका नहीं मानता हूं कि ये खिलाफ है। आर्टिकल 16(4) और 16(5) के तहत जो आरक्षण है वो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए। एक नया प्रावधान बना दिया गया 103वें अमेंडमेंट के तहत, आर्टिकल 15 क्लॉज 6, आर्टिकल 16 क्लॉज 6, और कह दिया गया कि आर्थिक आरक्षण, एक नया क्लॉज जोड़ दिया गया। तो इस तरह से नए क्लॉज को आज मान लिया गया कि साहब ये सही है। पर मूल प्रश्न वही है कि जो सहमत है इस आरक्षण से वो भी कह रहे हैं कि साहब आरक्षण कब तक आप लेकर के जाएंगे। तो ये एक नई बहस शुरू होती है। वहीं दूसरी नई बहस शुरू होती है कि अभी तक तो आप कहते थे कि 50% सीलिंग है, तो ओबीसी आरक्षण को हम 50% से आगे नहीं बढ़ने देंगे, आरक्षण विशेष को हम नहीं बढ़ने देंगे, भले ही ओबीसी वर्ग के लोग मांगते हैं, क्योंकि इंदिरा साहनी का जजमेंट है। अब आज के बाद से ये मांग शुरू होगी कि भाई आरक्षण की सीलिंग और सीमा जब 50% को पार हो गई है, तो फिर क्यों ना ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा को कहा यह जा रहा है कि वो जातिगत है और ये आर्थिक तौर पे है, तो दोनों अलग हैं। देखिए ये बात तो हकीकत है कि दोनों का क्वालिटी अलग है, पर ये मुझे याद है अच्छी तरह से, ये बेसिक आर्गुमेंट अरुण जेटली साहब का था। अरुण जेटली ने ये कहा था कि संविधान में जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 16(4), 16(5) के तहत जो है, उसके तहत है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, और ये सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए जो आरक्षण का प्रावधान 49.5% किया गया है, इसकी सीमा इंदिरा साहनी जजमेंट में तय की गई है। आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए, इस पर रोक नहीं लगाया गया है इंदिरा साहनी जजमेंट के द्वारा। SC, ST, OBC आरक्षण 49.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कहता है 1992 का इंदिरा साहनी जजमेंट। लेकिन ये नहीं कहता है कि दूसरा जो कैटेगरी है आर्थिक आधार, उस पर आरक्षण न दिया जाए, और उन्होंने एक नया आर्थिक, अब इसी बात को आज जस्टिस पारदीवाला ने भी कोट किया कि ये बेसिकली हम SC, ST, OBC आरक्षण के संदर्भ में सीलिंग नहीं तोड़ सकते हैं 50% की, लेकिन जब आर्थिक आरक्षण है तो नई कैटेगरी है तो हम कर ही सकते हैं। तो विपन्नता और संपन्नता, ये तो जातिगत आधार पर अगर देखेंगे जो आरक्षण मिला हुआ है उसमें तो है ही है। जो कुछ लोग जो संपन्न हैं वो भी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं,
तो फिर अगर ये चीज़ लागू हो रही है सवर्णों में, सवर्णों की तरफ से ये भी कहा जाएगा कि जो लोग वहाँ पर अपने आप को जिनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है उनसे हटाया जाए, और ये चीज़ उन पे भी लागू की जाए कि जिन लोगों को ज़रूरत है आर्थिक तौर पर, जो असल में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आरक्षण का फ़ायदा उठाना चाहिए, जिन्हें उन्हें ही उठाना देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि जो SC ST OBC हैं उनमें जो गरीब हैं वो 10% में भी लाभ क्यों ना ले? नहीं, जो पूरी जो कौम है वो फायदा ले रही है, उसमें बहुत सारे संपन्न भी हैं, वो भी ले रहे हैं। वहाँ पर तो क्रीमी लेयर है ना। हाँ। OBC में तो क्रीमी लेयर है। OBC का जो क्रीमी लेयर है उसको तो आरक्षण नहीं मिलता है। SC ST में 22.5% जो भी उस वर्ग में आते हैं उनको मिलता है। लेकिन OBC आरक्षण जब मंडल कमीशन के तहत आया था तो उसमें ये प्रावधान कर दिया कि एक सीमा के ऊपर जो संपन्न है उनको आरक्षण नहीं मिल सकता है, उनका नाम क्रीमी लेयर रखा गया और उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया। लेकिन वो क्रीमी लेयर जो यहाँ सवर्णों में रखा गया है, जो क्राइटेरिया रखा गया है, वो कुछ ज़्यादा लगता नहीं है कि बिना सोचे समझे बना दिया। 8 लाख रुपए। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। अब दो बातें हो जाती हैं। एक तो ये है कि कोई व्यक्ति अगर SC ST OBC में गरीब है तो फिर वो गरीबी के आधार पर बने आरक्षण के क्राइटेरिया में क्यों ना आए। हाँ, तो इस पर जो है बहस भले ही आज लकीर खींच दी गई, लेकिन ये जारी रहेगी और इस पर बहुत लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि गरीब तो वो हैं ही। तो वो गरीब भले ही उनको SC ST OBC का आरक्षण मिल रहा हो, लेकिन अगर वो गरीब भी हैं तो उन्हें जाति के आधार पर क्यों हटाया जा रहा है। दूसरा ये जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो क्राइटेरिया तय किया गया है सवर्णों में गरीबी का, उसमें माना यह गया है कि जिनके परिवार की आमदनी 8 लाख रुपए सालाना न हो वो सब केपेबल हैं, वो आएंगे। तो 8 लाख सालाना को अगर हम महीनों में तोड़ते हैं तो पाते हैं 66,000 रुपये महीना। तो 66,000 रुपया महीना पाने वाला अगर गरीब है, यानी पर डे के 2,000 रुपये, पर डे के 2,000 रुपये, और यानी कि वो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाता है। हाँ। क्योंकि 5 लाख रुपए से ज़्यादा वाले को तो देना पड़ता है। तो यानी कि वो इनकम टैक्स पेई भी है और वो गरीब भी है, वो आरक्षण का लाभ भी लेगा। तो थोड़ा गड्ढम गड्ढ है। देखिए, मसला यहाँ पे ये है, चाहे वो आरक्षण हो सवर्णों का, चाहे वो आरक्षण हो SC ST OBC का, मूल भावना है कि जो हाशिए पर है, आर्थिक रूप से विपन्न है और मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा है, उसको लाओ मुख्य धारा में। जैसे ही वो मुख्य धारा में आता है उसकी पहचान बदल जाती है। एक दलित अगर IAS ऑफिसर होता है तो समाज उसको उस नज़रिए से देखता है। उसके साथ बैठकर खाना खाने में किसी को दिक्कत होती है, नहीं होती है, फिर उसकी जाति बदल जाती है। जी हाँ। और यही मूल भावना थी कि आप लाइए उन्हें मुख्य धारा में। लेकिन जो लाभान्वित हो गए हैं, अब आज की तारीख में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाभान्वित होने के बाद भी उसको कंटिन्यू करते हैं, तो ये पॉलिटिकल पॉइंट हो गया। उसी तरह सवर्णों में बहुत गरीब लोग हैं, उनको भी लाने की ज़रूरत है। मुख्य धारा में आए, लाभ उठाएं वो सरकारी योजनाओं का, और फिर वो देश के लिए वो भी सतत प्रयास करें, बेहतरी की तरफ बढ़ें। तो बेसिकली जो आर्थिक विपन्नता है हिमांशु, वो सबसे बड़ी कोड़ है। हमें से कोई भी जो गरीब है ना, गरीबी से बुरी कोई जाति नहीं है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जाति है। कोविड ने हमें सिखाया। बिल्कुल, 80 करोड़ लोगों को सरकार ही दे रही है, कैसे वो पल रहे हैं। और अब ये तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी कि भाई जो 66,000 रुपये पाते हैं तो वो 5 किलो अनाज भी लेंगे, गरीब भी कहलाएंगे और इनकम टैक्स भी देंगे। तो अटपटा तो हो गया। पर मुझे लगता है कि अब बहस जो है, क्योंकि 2 जजेस जो समर्थक भी हैं 3-2 के फैसले में, जो 3 में से 2 जजेज हैं, उन्होंने आरक्षण को कब तक कंटिन्यू करना है ये सवाल उठाया है। तो कब तक कंटिन्यू करना है, आरक्षण हटाने की चीज़ नहीं है, पर आरक्षण को क्या फॉर्म करने या उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की, उसको फिर से विजिट करने की ज़रूरत है क्या। और ये जो आर्थिक एंगल है, इसको अगर फोर्स किया जा रहा है तो इसको स्ट्रिक्टली लागू करने की ज़रूरत है क्या। बस रिकंस्ट्रक्ट करने की जहां ज़रूरत महसूस होने की बात सामने आती है, राजनीति आ जाती है, और हम अपने इस कार्यक्रम में राजनीति की बात ज़रूर करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हम शुरुआत में मैंने ये क्वेश्चन रेज किया कि
किसे फ़ायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को लेके आई है। भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में इसका फ़ायदा लेना है, लेकिन सही ढंग से चीज़ें पेश की जाएं, सही ढंग से चीज़ें हों, वो समाज में आगे तक चलें, आगे तक जाकर लोगों को लाभ पहुंचाएं, ये भी ज़रूरी है। सिर्फ राजनीति ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल फायदा मिल जाए। आरक्षण का फायदा तो हुआ है, क्योंकि जब ये चीज़ें लेके आई गई तब भी चुनावी माहौल था, और अब जब बात ये छिड़ी है तब भी चुनावी माहौल है, और आगे आने वाले समय में ये चीज़ें और कंटिन्यू रहने वाली हैं 2 साल तक। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आजकल रेवड़ियों पर बहुत ज़्यादा बहस है, फ्रीबी रेवड़ियाँ, है ना। पर आप इस बात को मानिए, कामराज तमिलनाडु में बड़े नेता कांग्रेस के थे, मिड डे मील उन्होंने चलाया था 60 के दशक में, और मिड डे मील जब वो आया, बच्चों की मौजूदगी स्कूलों में बढ़ने लगी। बिल्कुल, बच्चों की मौजूदगी स्कूलों में बढ़ी, उसके बाद वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान उनका लगने लगा, और उस जेनरेशन के लोग जो उन्होंने मिड डे मील खाया और पढ़ाई किया, आज उनमें से कुछ लोग अमेरिका में हैं। हाँ, आप ये सोचिए कि ये सफल नहीं उसने होता। बहुत बड़ा चेंज किया। आप उसको क्या कहेंगे? रेवड़ी कहेंगे? नहीं, उसको रेवड़ी, वो सोशल चेंज लाने वाला एक एजेंट साबित हुआ कि वैसे बच्चे जो उस वर्ग से आते थे वहीं पे पढ़ते चले गए, उसमें से कुछ मेधावी लोग अमेरिका पहुंच गए। माँ बाप भेजते क्योंकि उनका, चलिए वो नहीं खा पा रहे हैं, बच्चे तो खाएंगे। हाँ, ये तो भेज रहे हैं वहां जाके, चलिए कुछ एजुकेशन भी ले रहे हैं। कलर टीवी देते थे, सब लोग हंसते थे कि कलर टीवी वहां दिया जाता है। महिलाओं के लिए कितना लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था वो, जब महिलाओं को देखती थी। फ्री में कलर टीवी घर में लग गया, अब वो देख रही हैं, उनके पास ये विंडो था दुनिया को देखने का। हाँ। एक गरीब घर की महिला के लिए एक विंडो मिल गया, और उस झरोखे से उसने दुनिया देखा, और देखा कि वो कहाँ है और दुनिया कहाँ, और उसने प्रयास किया। हाँ। है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने लग गए, लोग एक दूसरे से काम मांगने लगे, छोटे छोटे काम जिसमें उनकी निपुणता थी वो करने लग गए। तो ये सब रेवड़ी है क्या? मैं तो कहता हूँ मनरेगा भी एक ऐसा प्रयास है, तमाम उसमें लीकेजेस हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन मनरेगा ने भी कितने लोगों को गरीबी से ऊपर लाया। लोग आए दिन कहते हैं, यार आजकल मजदूर नहीं मिलते गांव में। सही बात है ना, लोग कहते हैं आपस में, जो खेतीहर हैं वो कहते हैं मजदूर नहीं मिलते। साहब मजदूर कैसे मिलेंगे? जब आप ज्यादा पैसा देंगे उनको मनरेगा से तभी तो मिलेंगे। सही बात। आप कम देते थे, यानी कि देखिए कि उनका सरफेस लेवल हाई कर दिया। कोविड में किस तरह से मनरेगा ने ही कितने लोगों को जीवित रखा, मैं जीवित रखा। तो ये उसी तरह से आरक्षण का लाभ है। आरक्षण ने बहुत से लोगों को जो समाज के हाशिए पर थे उनको पुलअप करके सामने लाया है, मुख्य धारा से जोड़ा है, और आज की तारीख में उसके उदाहरण आपको जिधर देखिए उधर मिल जाएंगे। पर क्या हुआ कि साथ साथ जैसा आप कह रहे हैं, राजनीति आ गई और मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स 90s में हो गया। उसके जवाब में कमंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ, और यही परस्पर दो धाराएं आज की तारीख में राजनीति की हैं। तो मंडल 2.0 को जिंदा करने की एक तरफ कोशिश है, दूसरी तरफ कमंडल वालों के द्वारा मंडल में घुस करके वहां से चीजें सामने लाने की जरूरत है। क्योंकि जिस चीज की लड़ाई कमंडल वाले लड़ रहे थे वो तो पूरा हो गया है। अब वो मंदिर बन गई है, अब वो उधर घुस रहे हैं। तो मुझे ये लगता है हिमांशु कि बहस आज के फैसले से खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। अभी ये खबर आई है कि याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश के जो थे वो इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन डालेंगे। रिव्यू पिटीशन, ये पुनर्विचार याचिका, मतलब ये कि उसी कोर्ट में ये डलता है और कहा जाता है कि देखिए इन बिंदुओं पर असहमति है, पुनर्विचार। हालांकि पुनर्विचार अमूमन इसलिए नहीं होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तभी पुनर्विचार याचिका को एंटरटेन करता है जब कोई पॉइंट ऑफ लॉ होता है कि भाई देखिए स्थापित कानून में आप गलती कर गए हैं, यहाँ पर ये जज साहब ये गलती हो गई है, ये कानून ऐसे नहीं है ऐसे है, तब जाकर के वो कंसीडर करते हैं ओहो हो हमसे मिस्टेक हुआ। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ व्यू रहता है तो पॉइंट ऑफ व्यू पर कोई सुनवाई नहीं होती है, इसीलिए पुनर्विचार याचिकाओं में बहुत ज़्यादा आज तक किसी को नहीं लाभ हुआ है। कुल मिलाकर मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा कि ये जो फैसला आया है 10% आरक्षण अब गरीब सवर्णों को मिलेगा, समाज का इससे फ़ायदा है या नहीं है? समाज का इससे फ़ायदा ऐसे है कि हर गरीब को, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो SC ST OBC से आता हो, उसको लाभ मिलना चाहिए। आरक्षण उस दिशा में हो, ये बहुत ज़रूरी है। और ये प्रयास अपने आप में सही है, लेकिन जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको भी एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है। देखिए एक सीमा के बाद
अगर आप आरक्षण को ले जाते हैं तो वो तो समस्या है। आपने जब 50% की सीलिंग लगाई थी तो आपने उस सीलिंग को एडहर किया था। मुस्लिम आरक्षण की बात हुई तो आपने कह दिया कि 50% है, बाकियों ने मांगा आरक्षण, आपने कहा 50% है, फिर आपने ये नया वर्ग क्रिएट कर दिया। तो इसको एड्रेस कीजिए, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली एड्रेस कीजिए इस सवाल को। आरक्षण को क्या रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, और क्या जो सचमुच में गरीब हैं, है ना, उनको आरक्षण हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कर सकते हैं, इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। आज के आखिर में क्या मांग है ये? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसको एक परमानेंट फीचर बनाते तो वो जाहिर है कि इसको जो मूल भावना है सिद्धांत की, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डालते, तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यह है कि आप इस बात को भी समझ लीजिए कि आरक्षण की आवश्यकता तो है। आरक्षण पर जबान डिबेट हो जाए, राजनीति हो जाए, आरक्षण की आवश्यकता है। आप 40 किलोमीटर दिल्ली शहर से कहीं भी किसी भी दिशा में ड्राइव कर लें, लखनऊ से किसी भी दिशा में ड्राइव कर लें, पटना से किसी भी दिशा में 40 किलोमीटर बाहर चले जाएं, आपको उसकी आवश्यकता दिखाई पड़ने लग जाती है। मैं तो कहता हूं शहर में देखिए, आप मेट्रो स्टेशन के नीचे देखिए, चौराहों पर देखिए, पर वो सही आदमी तक जाए। हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, और यहीं पर सरकार या फिर पूरे राजनीतिक वर्ग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसे केवल राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। मंडल कमंडल वाली पॉलिटिक्स 90s की है, वो ना दोबारा शुरू हो जाए। जो सचमुच में ज़रूरतमंद है वहाँ तक बिल्कुल पहुँचे, और ये कहना बिल्कुल उचित है कि SC, ST और OBC में ज़रूरतमंदों की संख्या ज़्यादा है। मैं तो ये भी कहूँगा आखिर में कि हम वहाँ खड़े होकर दोनों चीज़ों को देखें, जहाँ हम उस चीज़ से अपने आप को पृथक करें कि हम उसका लाभ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है ये सामने आना चाहिए, और उसी को लेकर कानून बने, आगे चीज़ें जिन लोगों को आरक्षण मिलना है उन लोगों को मिले, ये ज़्यादा सही तरीका रहेगा। नहीं तो हमको अगर आरक्षण मिल रहा है तो हम कहेंगे अरे व्यवस्था ठीक है, हमको नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे हमारा आरक्षण खाया जा रहा है, आरक्षण खत्म ही हो जाना चाहिए। तो वो उस बहस में ना जाके सही क्या है गलत क्या है बीच में खड़े होकर हमारे दर्शक भी कमेंट करके बताएं कि आखिर जो आज EWS कोटे की बात कही गई है, 10% आरक्षण की बात कही गई है, उससे वो क्या समझते हैं, उनका क्या व्यू है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।